हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट के बेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 कोर्स के 7th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो, और यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन आपके पास में IITJ 2011 का इंटीजर टाइप से रिलेटेड, यहाँ पे आपको लॉज ऑफ मोशन वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिया है, भैया मैकेनिक्स का ही पार्ट है, यहाँ पर वर्क पावर, एनर्जी वगैरह, पावर वगैरह का थोड़ा कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भैया यहाँ पर जे एडवांस 2013 का इंटीजर टाइप का, तो ये भी इंटीजर टाइप का है 2013 का जे एडवांस का, और ये भी इंटीजर टाइप का है 2011 का IITJ का, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था, IITJ का नाम जे एडवांस में कन्वर्ट हो गया था, तो उस वजह से 2013 से उसको जे एडवांस बोलते हैं, और उसके पहले के एग्जाम्स को IITJ बोला जाता है। बस नाम यहाँ पर चेंज हो गया, और जो AIEEE था वो हमारा JEE मेन होकर आ गया था। बस यही फर्क है, बाकी दोनों क्वेश्चन आपके उसी स्टैंडर्ड के, उसी एग्जाम का है, जिसको हम लोग IITJ बोला करते हैं, समझा करते हैं, या जे एडवांस आजकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है। क्या हो रहा है, आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास में मान लो क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन मान लो इस तरीके का, एक इंक्लाइंड प्लेन आपके पास में क्या बोल रहे हैं, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपके पास में क्या 45 डिग्री एंगल ऐसे बना रहा है, और क्या हमारे पास में एक ब्लॉक है। तो एक ब्लॉक मान लो आप इस तरीके से, ब्लॉक का मास मान लो कुछ मास m का है ब्लॉक, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर आपके पास में इस सरफेस पे, म्यू के बराबर है, ठीक है। The force required to just push it up the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from sliding down. तो अगर आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता होगा कि भैया आपके पास में क्या होता है, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से होता है, एक मास आपके पास में होता है m, तो आपके पास में क्या होता है, mg लगता है इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। इस mg के जो धरती का प्रकोप है mg, उसका दो कॉम्पोनेंट होगा। एक कॉम्पोनेंट आपका इधर आता है mg sin थीटा के बराबर, ठीक है, और दूसरा कॉम्पोनेंट आपका आता है परपेंडिकुलर इस तरीके से mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। जो भी मोशन हो रहा है ब्लॉक का वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है वो हमारे क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारा mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन हमारे पास में होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, ये भी आपको पता होता है, बेसिक कंसेप्ट है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू द नॉर्मल फोर्स। तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना है, mg cos थीटा के बराबर, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg cos थीटा के बराबर लगेगा। तो यहां पर हमारे पास में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हमारे पास में लग रहा है mg sin थीटा, mg sin थीटा, जो कि हमेशा हमारे पास में क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। बट ये जो फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा, ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जहां पर बॉडी मूव करने की डायरेक्शन, मतलब जहां उसका रिलेटिव मोशन आ रहा है, फ्रिक्शन क्या करता है, उस रिलेटिव मोशन को खत्म करने का कोशिश करता है। तो हमारे पास में क्या होगा, जब फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइंड प्लेन, समझना ट्राई करो, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ में इंक्लाइंड प्लेन में, तो हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। समझना ट्राई करो, जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब टेंडेंसी कहां है ब्लॉक के मूव करने की, ब्लॉक अभी स्टेशनरी है, ब्लॉक की टेंडेंसी है ऊपर की तरफ मूव करने की। समझ में आ रहा है, जस्ट पुश इट अप मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली जब हम लोग इसको ऊपर की तरफ पुश करने का ट्राई करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन कहां ऐड करेगा, नीचे की तरफ ऐड करेगा। तो मान लो हमारे पास में ये हमारे पास में पुश अप का केस है, पुश अप का केस है ये, मान लो हमारे पास में यहां पर ऐसे है कुछ, ठीक है। ये हमारे पास में मास m है यहां पर, मान लो। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास में क्या लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, ठीक है। एक हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश अप कर रहे हैं, तो पुश अप वाला फोर्स हमारे पास में क्या है, F के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास में फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंडेंसी जहां होती है मूव करने की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। तो नीचे हमारे पास में लग जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो हमारे पास में क्या हो गया, F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अगर हम लोग इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि जस्ट बोल रहा है ना, जस्ट पुश का मतलब क्या है, जस्ट पुशिंग स्टार्ट ही हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग नेट फोर्सेस को इक्वल मान सकते हैं, जस्ट पुश हुआ है। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास में क्या हो गया, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा हमारे पास में हो गया। दूसरा केस क्या है हमारे पास में, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो ये प्रिवेंट वाला कंडीशन लेते हैं, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लाइडिंग डाउन, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है नीचे जाने की। तो अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है हमारे पास में मास m का, टेंडेंसी इसकी नीचे जाने की है, तो एक तो हमारे पास में mg sin थीटा तो लगेगा ही, वो तो हमेशा लगना ही है। फ्रिक्शन कहां लगता है, फ्रिक्शन सिचुएशन के हिसाब से लगता है। तो यहां पर इस केस में स्लाइडिंग डाउन की टेंडेंसी है, तो स्लाइडिंग डाउन की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू होती है म्यू mg cos थीटा, ठीक है। वैल्यू तो फिक्स है, बस डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हालांकि वैल्यू फिक्स होना
भी गलत है। अगर मैं ऐसा कहूं कि फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है म्यू mg, ये भी कहना गलत है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। वो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी करता रहता है, ठीक है ना। उसकी जो मैग्नीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं कह सकता हूं म्यू नॉर्मल के बराबर है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि हर समय फ्रिक्शन इतना नहीं होता है। अगर कम में काम हो जा रहा है, अगर कम में ही बॉडी रुक जा रहा है, ठीक है ना, तो कम में ही काम हो जाता है, कम ही फ्रिक्शन लगता है। तो फिर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो फिर वो उल्टे डायरेक्शन में आने लग जाएगा। मान लो कि ये आपके पास में एक ब्लॉक है, अगर यहां पर आपके पास में कुछ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का मान लो, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन का नहीं लगेगा पीछे, नहीं 5 का ही लगेगा, बस 5 का लगेगा, क्योंकि 5 ही में वो रुक जा रहा है ना। 5 लगाओगे तो ही वो रुक जा रहा है। अगर फ्रिक्शन अपने आप को इस 5 से भी बढ़ा लिया मान लो, तो ये पीछे की तरफ मूव नहीं करने लग जाएगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर होती है, बट अगर उसका उस मैक्सिमम से कम में काम चल जा रहा है तो वो उतना ही लगाता है, उस मैक्सिमम वैल्यू को नहीं लगाता है। तो ये जो चीज मैंने गलती से यहां पर बोल दिया था कि वो वैल्यू फिक्स्ड है म्यू mg cos थीटा, वो भी कहना गलत रहेगा। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है म्यू mg cos थीटा, म्यू नॉर्मल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशंस आते हैं हमारे पास में, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, डायनामिक होता है हमारा म्यू एस म्यू के 2 होता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग चैप्टर के अंदर में घुसोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी कि भैया कब हम लोग स्टैटिक वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हैं, कब हम लोग काइनेटिक वाला लेते हैं, कब डायनामिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो बेसिकली म्यू नॉर्मल के बराबर होता है। अब जब प्रिवेंट कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या है, म्यू mg cos थीटा ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा इस केस में, अगर हम इसको रोक रहे हैं, नीचे गिरने से रोक रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, फोर्स कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। यहां पे क्या कर रहे थे, उसको पुश कर रहे थे ऊपर, ठीक है। और यहां पर क्या कर रहे हैं, नीचे गिरने से रोक रहे हैं। तो नीचे गिरने से अगर रोकना है तो भी तो फोर्स ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इस केस में हमारा क्या हो रहा है, एफ का वैल्यू कितना हो रहा है पता है, यहां पर एफ का वैल्यू हो रहा है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा के बराबर। ऑब्वियस बात है ना, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हमारा फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स हमारा F क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। क्लियर है। तो फर्स्ट केस का जो फोर्स आ रहा है दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सेकंड केस। क्लियर है। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, पहला वाला फोर्स जो कि mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स हमारे पास में mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हमारे पास में हो गया। ये हमारे पास में कंडीशन दे रखी है। अब क्या करना है हमारे पास में कुछ भी नहीं, mg sin थीटा यहां पर 3 mg sin थीटा है, तो हमारे पास में एक तरफ तो आ जाएगा भैया, इंप्लाई करता है ये आ जाएगा 2 mg sin थीटा आ जाएगा एक तरफ, और एक तरफ आ जाएगा हमारे पास में ये -3 है ना, इसको उधर लेके जाएंगे अगर हम लोग तो +3 और 4 मतलब 4 म्यू mg cos थीटा हमारे पास में हो जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लेना यार। तो ये हमारा क्या होगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 और 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, mg कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू बचेगा। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्रीज दे रखी है, तो tan 45 तो 1 होता है, तो 2 म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, मतलब कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो म्यू निकल के आता है आपके पास में 0.5 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे ना आप, सिंपल सा चीज है यार। एक तरफ आपके पास में क्या हो जा रहा है, एक तरफ आपके पास में 2 mg sin थीटा हो जा रहा है, और दूसरी तरफ आपके पास में क्या हो जा रहा है, 4 म्यू mg cos थीटा हो जा रहा है। कैंसिल आउट करोगे आपके पास में tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू आ रहा है, और फिर हमको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में हमारे पास tan थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, थीटा हमारा 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, तो म्यू इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, मतलब कि 0.5 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, n निकालना है, तो 10 इंटू म्यू कितना है, 0.5 है तो 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, इंटीजर टाइप के अंदर में 5 निकल के आया इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास इतना, मास आपको दे रखा है, मास कितना दे रखा है भैया, 0.2 SI यूनिट में है आपका, मूविंग इन वन डिमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पर पावर कितना दे रखा है भैया, 0.5 वॉट। हमारे पास में क्या SI सिस्टम के अंदर में पावर भी दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड आपके पास में कितना है, 0 है। तो इनिशियल स्पीड कितना आपके पास में 0, मतलब इनिशियल क्या, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में 0 है। और क्या हमारे पास में, स्पीड आफ्टर 5 सेकंड, स्पीड आफ्टर 5 सेकंड हमको निकालना है। टाइम कितना हमारे पास में 5 है SI में, सारे क्या SI में, kg है हमारे पास में, वॉट है हमारे पास में, क्या सेकंड है, सब SI सिस्टम में। क्लियर है। अब देखो यार हमारे पास में देखो वर्क डन क्या, देखो पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। सिंपल हमको पता है ना, पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। करेक्ट है। तो हमारे पास में वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम, ठीक है। और वर्क डन हमारा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम,
क्योंकि हमारे पास में देखो इनिशियल तो यहाँ पर हमारे पास में 0 वेलोसिटी था, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ v आई है, तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हुआ ना, वो किसके वजह से हुआ? वर्क डन की वजह से हुआ। तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब कि हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल तो हमारे पास में 0 ही है ना। अगर इनिशियल कुछ होता तो हम फिर सब्ट्रैक्ट वगैरह करते, बट यहाँ पर तो इनिशियल 0 है, तो सब्ट्रैक्ट क्या करना फिर 0 के साथ में। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया? पीटी हो गया। अब हमारे पास में क्या हमको निकालना है? v की वैल्यू। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2pt हो गया। m से भैया कर दो आप डिवाइड और कर दो इसको आप रूट, तो आपके उसमें v का वैल्यू कितना आ गया? √2pt अपॉन m आ गया। अब क्या करना है? आपको वैल्यू पुट करना है। ये लो वैल्यू पुट करो। √2 इंटू पी कितना दिया हुआ है? 0.5 इंटू आपके उसमें t कितना दिया हुआ है? 5, t आपका 5 है, डिवाइड करना आपको मास का, मास कितना है? 0.2। ये लो भैया इस तरीके से आ गया आपका। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास में? इक्वल टू 2 इंटू 0.5 आपका कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 अपॉन 0.2। ये पॉइंट को हटाओ, ऊपर में लेके जाओ आप, 10 मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास में 25, √25 आपका होता है 5। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या निकल के आया? फाइनल इंटीजर टाइप के अंदर में स्पीड कितना निकल के आया? फाइनल स्पीड कितना निकल के आया 5 सेकंड के बाद में? 5 मीटर पर सेकंड आपके पास में स्पीड निकल के आया। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार। मतलब जेईई एडवांस में भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, या आप लोगों के मन का वो वहम है कि भैया सिचुएशन ऐसा बना दिया गया है एजुकेशन सिस्टम का कि आप लोगों को लगता है एडुकेशन बोलना सही रहेगा, एजुकेशन, जो भी है प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग, एजुकेशन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एडुकेशन थोड़ा अजीब सा लगता है एजुकेशन का, कि भैया सिस्टम ऐसा बना दिया एजुकेशन का कि आप लोगों को लगता है यार जे एडवांस इतना टफ होता है, जे में इतना टफ होता है। मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं ताकि आपको ये फील करा सकूं कि क्वेश्चंस इजी बहुत सारे होते हैं। आपका बस जो माइंड है ना वो सही डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल था। सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा, कुछ भी नहीं था इसमें हाई फाई कुछ भी, सिंपल सा कंसेप्ट लगा। आपको बस देखना है फ्रिक्शन कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा, और कंडीशन को अप्लाई करना है। सिंपल सॉल्व करो, आराम से इज्जत से शिद्दत से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।